हाँ देखो, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने रोटेशन स्टार्ट किया था टॉपिक, ठीक है। और उसमें स्टार्ट में क्या क्या बातें हुई थी हमारी, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो था एंगुलर स्पीड ऑफ अ बॉडी को लेके। तो किसी भी बॉडी का अगर हमें एंगुलर स्पीड निकालना है तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि उसके दो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा कि जैसे पॉइंट बी की जो वेलोसिटी है उसका अलोंग ए बी कॉम्पोनेंट, और पॉइंट ए की जो वेलोसिटी है उसका अलोंग ए बी कॉम्पोनेंट, ये दोनों कॉम्पोनेंट हमेशा सेम आएंगे, क्योंकि पॉइंट ए और बी कभी भी एक दूसरे को अप्रोच नहीं करने वाले हैं। और इनके जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं यानी परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स, वो इस बॉडी को एक रोटेशनल सेंस प्रोवाइड करेंगे या एंगुलर स्पीड प्रोवाइड करेंगे। तो वो अगर जैसे अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों सेम डायरेक्शन में ओमेगा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। या फिर अगर हम पॉइंट बी पे बैठ जाएं, पॉइंट बी पे बैठ के पॉइंट ए की जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल के आएगी। और ओमेगा निकालने के लिए हम लोग ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन डी कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये वाला किया था, एक ये वाला किया था। और फिर हम लोगों ने टॉर्क का डेफिनेशन निकाला था। तो टॉर्क का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो तो ये है आर क्रॉस एफ। लेकिन मोस्टली हमें इन दोनों में से कोई एक काम करना होगा, या तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है, या फिर फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन से यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम लोग आर्म लेंथ बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इन दो में से कोई एक काम कर सकते हैं कि टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए। टॉर्क को लिखेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाले जैसे अप साइड फोर्स सारे ऐड होते हैं, डाउन साइड सारे फोर्स ऐड होते हैं, वैसे ही टॉर्क में भी होता है। क्लॉकवाइज वाले सारे टॉर्क एक साथ ऐड होंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाले एक साथ ऐड होंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल किए थे एंड देन इक्विलिब्रियम। तो अभी हमें इसमें एग्जाम्पल्स में ही आगे बढ़ना है, इक्विलिब्रियम में ही अभी जस्ट एक तरह से स्टार्ट हुआ है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अगर ऑब्जेक्ट्स का दिया हुआ है हमको, तो इस केस में क्या होगा कि दो टाइप का इक्विलिब्रियम है, या तो ट्रांसलेशनल है या रोटेशनल है, या दोनों टाइप का है, या दोनों टाइप का नहीं है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से मतलब है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी जीरो होना चाहिए। तो अप साइड फोर्सेज इक्वल टू डाउन साइड फोर्सेज, लेफ्ट साइड फोर्सेज इक्वल टू राइट साइड फोर्सेज। एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट टॉर्क जीरो। तो नेट टॉर्क जीरो करने के लिए हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉडी अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम किसी भी पॉइंट के अबाउट लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो टॉर्क किसके अबाउट कैलकुलेट करना है, तो कोई भी पॉइंट अपनी चॉइस का ले सकते हैं। तो जैसे ये लास्ट एग्जांपल किया था, तो इसमें हमने ये वाला पॉइंट लिया ओ पॉइंट, क्योंकि ओ पॉइंट से क्या हुआ, N1 का टॉर्क जीरो हो गया, mg का आ गया mg L/2, N2 का आ गया N2 3L/4। अब ये क्लॉकवाइज था और ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो हमने क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कर दिया। क्लियर है एग्जाम्पल? बताइए, कोई डाउट है तो। हम्म, कोई डाउट नहीं है तो और एग्जांपल्स ही करने हैं थोड़े से हमको इसमें फिलहाल आज। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि इधर ये जो वॉल है, ये वॉल स्मूथ है, लेकिन ये जो ग्राउंड है ये रफ है। और एक हमारे पास ये एक रॉड है, देखो ध्यान से। और इस रॉड को हमने रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नॉर्मल कॉन्टैक्ट, नॉर्मल कॉन्टैक्ट एंड फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ईच सरफेस। mg हमको गिवन है, मतलब मास गिवन है, लेंथ गिवन है, और ये एंगल थीटा गिवन है, ठीक है। रॉड इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है। करोगे ट्राई इसको पहले? हम्म, करो ट्राई।
इसमें सबसे पहले तो तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि जो फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है वहीं दिखाना है, ठीक है। तो देखो अब वॉल तो स्मूथ है, तो फ्रिक्शन वॉल पे तो नहीं लगेगा, तो वॉल पे मैंने एक N1 इधर दिखाया है और ग्राउंड से एक N2 इधर दिखाया है, और रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा उस सेंटर ऑफ मास पे mg नीचे की तरफ दिखाया है। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये जो ग्राउंड का पॉइंट है, लेट से पॉइंट पी नाम दे देते हैं, पॉइंट पी पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, रॉड का स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है, मतलब अगर सरफेस स्मूथ होती तो रॉड किधर स्लिप कर जाती, राइट में। राइट साइड। राइट साइड में स्लिप करती। तो राइट वाले स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट। लेफ्ट में। ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि फ्रिक्शन लेफ्ट में क्यों ले लिया, बोलो। और फ्रिक्शन कौन से नेचर का होगा, स्टैटिक या काइनेटिक, स्टैटिक। स्टैटिक होगा। कोई डाउट किसी को कि स्टैटिक क्यों लिया, ठीक है। तो देखो ये तो हो गए सारे फोर्सेस, तो ये टोटल 4 मिला के फोर्स है। अब अगर हम इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाएं, क्योंकि रॉड रेस्ट पे है तो दोनों टाइप का इक्विलिब्रियम है, तो यूजिंग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम लोग बोलेंगे कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइट वाले फोर्स इक्वल टू लेफ्ट वाले फोर्स। तो अगर ऐसा करें तो N2 तो सीधे सीधे देखो ध्यान से mg के बराबर आ जाएगा, आ रहा है नहीं आ रहा है, और N1 जो है वो Fs के इक्वल आएगा। यानी अभी केवल N2 की वैल्यू निकली है, N1 की वैल्यू तो निकली नहीं है, बस ये पता चला है कि N1 जो है वो Fs के इक्वल है। और सेकेंड इक्वेशन हम लोग बनाएंगे यूजिंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये बताओ कि टॉर्क किसके अबाउट लिए जाए, अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हम टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लें, N2 के P पॉइंट क्या लूँ? पी पॉइंट के अबाउट लेने से क्या फायदा है, तो एक का काम बच जाएगा, N2 के लिए करना नहीं पड़ेगा। एक का बचेगा ये दो का ही बच जाएगा, Fs का भी नहीं लेना पड़ेगा, हाँ। क्यों भाई। N2 यस। और Fs दोनों के टॉर्क जीरो हो जाएंगे। अब जरा बताओ पी पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क कितना होगा, कैसे निकालेंगे mg का टॉर्क। तो ये जो mg का लाइन ऑफ एक्शन है, ध्यान से देखो, इस लाइन ऑफ एक्शन से पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है उस लाइन ऑफ एक्शन से पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, L/2 cos थीटा। L/2 cos थीटा। और mg का टॉर्क कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। mg इंटू L/2 cos थीटा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। और N1 का टॉर्क कैसा होगा पी पॉइंट के अबाउट, N1 का क्लॉकवाइज होगा। टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, क्यों भाई, ठीक है ना। तो N1 का ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन से यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आएगा, ये L साइन थीटा होगा। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू N1 का टॉर्क आएगा N1 इंटू L साइन थीटा क्लॉकवाइज। देखो तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कर दिया है। तो यहां से तुम्हें N1 मिल जाएगा, N1 की वैल्यू मिलेगी mg cot थीटा बाई 2, और N1 भी यही होगा और Fs भी यही होगा। यही हमारा आंसर हो गया। बताओ कहाँ डाउट है क्वेश्चन में, कुछ डिफिकल्टी है, कुछ डाउट है तो बताइए। हम्म, कुछ भी डिफिकल्टी है, डाउट है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये m मास का ये l लेंथ का एक रॉड है, ठीक है। क्वेश्चन है वेयर शुड अनदर मास इक्वल टू m बाई 2
should be kept on the rod such that ratio of tensions T1 and T2 becomes 1:2। एक और मास हमको रखना है इसके ऊपर। पूछा हुआ है कि रॉड पे हम वो मास कहां पे रखें जिससे T1 और T2 का जो रेशियो है वो 1:2 हो जाए। स्टार्टिंग में T1 T2 का क्या रेशियो होगा? 1:1। स्टार्टिंग में T1 T2 का रेशियो सेम आएगा, करेक्ट, क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म है और दोनों एंड पे रखा हुआ है, तो एक तरह से सिमेट्री है। तो दोनों तरफ से अगर सिमेट्री है तो दोनों तरफ से टेंशन भी सेम होंगे, और स्टार्टिंग में दोनों टेंशन की वैल्यू mg/2 बनेगी। लेकिन बाद में जब हम उसमें मास रख रहे हैं तो मास अगर सेंटर पे ना रख के कहीं और रखेंगे तो टेंशन की वैल्यू अनइक्वल हो जाएगी। तो हमसे यही पूछ रहा है कि वो जो अनइक्वल टेंशन हैं उनका रेशियो 1:2 हो जाए। करो इसको, देखो इसमें, अब इसमें हमको एक और मास रखना है। तो लेट से वो मास हम लोग कहीं भी रख सकते हैं। तो ये हो गया सपोज m/2, ठीक है। तो इसके सेंटर पे तो हो गया mg, और सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे हो गया mg/2, ठीक है। अब इसमें हमको ये तो मालूम है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से कि T1 + T2 जो है वो 3mg/2 के इक्वल होना चाहिए, और T1 और T2 का जो रेशियो है वो भी मालूम है कि 1:2 होना चाहिए। तो इन दोनों से क्या T1 T2 की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी? बताओ कितना कितना वैल्यू आएगा एग्जैक्ट वैल्यू? T1 आ जाएगा mg/2 और T2 आ जाएगा mg। बताओ। अब इसमें एक काम करो, टॉर्क बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंसिंग टॉर्क्स अबाउट एंड ए, तो ए पॉइंट यहां ले लेते हैं, पॉइंट ए के अबाउट कर देते हैं। तो पॉइंट ए के अबाउट ध्यान से देखो तो mg का टॉर्क और mg/2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, और T2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। ये बात समझ में आ रही है? पहले बताओ। पॉइंट ए के अबाउट mg और mg/2 का जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है, और T2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब है कि T2 का टॉर्क इन दोनों के टॉर्क्स को बैलेंस करेगा। बताओ इसमें कोई डाउट है तो। और ये डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, सपोज ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की x है। तो T2 का टॉर्क कितना बनेगा? तो T2 का टॉर्क लिखेंगे T2 इंटू एल, mg का टॉर्क लिखेंगे mg इंटू l/2, और mg/2 का टॉर्क लिखेंगे mg/2 इंटू x हमको निकालना है। T2 की वैल्यू रख दो, तो T2 की वैल्यू है mg, l कैंसिल हो जा रहा है, इसमें x/l कर दो। तो mg इज इक्वल टू mg/2 प्लस mg/2 इंटू x/l। तो mg भी कैंसिल हो रहा है, तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या आती है। क्यों भाई? x की वैल्यू क्या आती है? l आ रही है क्या? x की वैल्यू l आ रही है। बोलिए क्या डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट देखो।
मान लेते हैं कि एक रॉड है, m मास l लेंथ, और ये एक स्ट्रिंग है, और इस रॉड के ऊपर एक यहाँ पे पार्टिकल और रखा हुआ है। एक पार्टिकल और रखा हुआ है, इसका मास है सपोज m/3, और ये रखा हुआ है यहाँ से l/4 डिस्टेंस पे। ठीक है, और इस पॉइंट पे ये जो रॉड है ये हिंज्ड है। हिंज्ड का क्या मतलब है, बताओगे? हिंज्ड का क्या मतलब है? स्ट्रिंग काट देंगे तो रॉड रोटेट हो जाएगी। मतलब कहने का कि हिंज का मतलब अलग होता है। देखो, रॉड अगर सरफेस से टच कर रही है तो उसका मतलब अलग है, लेकिन अगर हिंज है तो हिंज का मतलब है कि वो हिंज उस रॉड का उस पॉइंट को कहीं भी नहीं जाने देगा। मतलब अगर स्ट्रिंग टूट भी जाएगी तो रॉड नीचे की तरफ आ जाएगी, हिंज अपनी जगह रहेगा, रॉड को मेंटेन रखेगा। तो हमें इसमें निकालना है फाइंड हिंज रिएक्शन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। हिंज रिएक्शन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, और ये वाला एंगल दिया हुआ है सपोज लेट्स से 30 डिग्री। देखो करो, क्या फिर से इक्विलिब्रियम होगा ना या नहीं होगा? क्यों भाई, क्या लगता है? आइडियल स्ट्रिंग है तो वो आइडियल स्ट्रिंग रॉड को रोटेट नहीं होने देगी। देखो, हिंज के बारे में मैं बता देता हूं, क्योंकि हिंज अभी पहली बार आया आपके सामने। ये जो हिंज है इसका बेसिक काम ये है कि ये उस रॉड को उस पॉइंट पे रोटेट करा सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो पॉइंट मूव नहीं करेगा, समझना। तो देखो, अगर रोटेट करा सकता है लेकिन वो पॉइंट मूव नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो हिंज का फोर्स है वो पूरे 360 डिग्री में कहीं भी लग सकता है जिधर उसकी जरूरत पड़ेगी। ये जो हिंज का फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा ये हमको नहीं मालूम है, तो ये पूरे 360 डिग्री में कहीं भी लग सकता है। अब अगर ये कहीं भी लग सकता है तो ये समस्या है कि कहां लग रहा है यही नहीं पता है। तो इस समस्या से सुलझाने के लिए तरीका ये है कि हम लोग इसको जब एज्यूम करते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर है, तो इसका डायरेक्शन तो पता नहीं, तो एज्यूम ऐसे करते हैं कि हम हमेशा दो फोर्सेज एज्यूम करते हैं, एक N1 इधर भी एज्यूम करेंगे और एक N2 इधर भी एज्यूम करेंगे। मतलब एक वेरिएबल ना लेके हिंज के केस में हमेशा दो वेरिएबल लेंगे। तो क्या होगा कि जब N1 और N2 निकल आएगा तो हमको पता चल जाएगा कि हिंज का डायरेक्शन किधर होगा। बात समझ में आई? यस सर। प्रॉब्लम ये है कि हिंज कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ये हमको नहीं पता होगा पहले से, और वो पूरे 360 डिग्री में कहीं भी लगा सकता है। तो अगर पूरे 360 डिग्री में कहीं लगा सकता है, मालूम नहीं है कि कहां लगेगा, तो हम दो एज्यूम करते हैं। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, इसको चाहो तो नोट भी कर लेना कहीं, ठीक है ना। नोट तुम्हें ये करना है इसमें, नोट इसमें ये कर लेना कि वी ऑलवेज assume two normal contact in case of a hinged object, ठीक है, and the two normals should be perpendicular to each other। ऐसे समझ लो कि हमें वेक्टर नहीं मालूम कहां है, तो उस वेक्टर के हमने कंपोनेंट एज्यूम कर लिए, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो कहां एज्यूम करना चाहिए, राइट में ले या लेफ्ट में ले, तो उसकी समस्या नहीं है, तुम राइट लेफ्ट में कहीं भी ले लो, राइट और लेफ्ट में कहीं भी ले लो। तो जैसे मैं एक N1 इधर बना दे रहा हूं, ध्यान से देखो, और एक N2 इधर बना दे रहा हूं, देखो। इसके बाद रॉड का जो mg होगा, रॉड का mg रॉड के सेंटर पे हो गया, और ये जो m/3 है ये m/3
यानी कि mg/3 ये L/4 पे लगेगा, और लगेगा इसके ऊपर एक टेंशन, तो टेंशन इधर की तरफ लगेगा टी पॉइंट, देखो एंड पॉइंट पे, लेट से ये एंड पॉइंट ए है और हिंज पॉइंट ओ है। देखो ये हो गया इसके ऊपर फोर्सेस। अब हमें करने हैं सारे फोर्सेस बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए क्या करें, वर्टिकल में कौन कौन से फोर्स हैं ध्यान से देखो। तो वर्टिकल में ध्यान से देखोगे तो टी का साइन 30 कंपोनेंट है और N2 है, तो ये दोनों मिलके mg प्लस mg/3, तो एक इक्वेशन तो ये आएगी वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हॉरिजॉन्टल में N1 लग रहा है और इधर लग रहा है t cos 30, तो दूसरी इक्वेशन ये आएगी। और हमारे सामने अननोन कितने हैं, तो ध्यान से देखो हमारे सामने 3 अननोन है, तो उसकी चिंता नहीं करो, 3 इक्वेशन भी मिलेंगी। तो 2 इक्वेशन तो फोर्स से ही मिल गई, वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, और तीसरी इक्वेशन हम लोग बैलेंस करेंगे टॉर्क। तो जरा ये बताओ किसके अबाउट टॉर्क निकाले चाहिए, किसके अबाउट टॉर्क बैलेंस किए जाए, हिंज ओ पॉइंट, ओ पॉइंट के अबाउट। ओ पॉइंट के अबाउट बैलेंस करने से क्या फायदा है, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करने का क्या फायदा है, N1 N2 का नहीं लेना पड़ेगा। N1 N2 का नहीं लेना पड़ेगा, करेक्ट। अब जरा हो ध्यान जाएगा। से फिर से बताओ, फिर से टॉर्क, क्योंकि टॉर्क में बहुत ध्यान रखने है बहुत सिंपल, बट दिमाग में बैठने में टाइम ले सकता है। देखो पॉइंट ओ के अबाउट mg/3 का टॉर्क कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, mg का Clockwise। टॉर्क कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और t में से देखो t के कर लो कंपोनेंट, एक हो गया t cos 30 और एक हो गया t sin 30, तो t sin 30 का टॉर्क कैसा होगा, तो पॉइंट ओ के अबाउट ये 3 टॉर्क है, तो कौन कौन जोड़ेंगे, कौन कौन सब्ट्रैक्ट होंगे या कौन से दूसरे साइड लिखे जाएंगे, क्लियर है। तो लिख दो क्या बनेगी इक्वेशन, इसमें लिखेंगे mg/3 इंटू L/4 प्लस mg इंटू L/2 एंड दिस इज इक्वल टू t sin 30 और इंटू L। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब तुम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके N1 N2 और t की वैल्यू बताओ कम से कम क्या क्या आ रही है। t कितना आता है, ये आया है 7 mg/6, t की वैल्यू 7 mg/6, 7 mg/6। सही से सॉल्व को बाकी लोग भी करो सॉल्व, बताओ यही है ना, 7 mg/6। तो N1 की वैल्यू सर N1 आया है सर 7/6 mg इंटू 3/2, तो सर 500, mg/12। यस सर, और N2 भी देख लो इसी तरह से क्या आएगा, ठीक है। इंटू भी आ जाएगा 23, हाँ सर 23 mg/12, हाँ उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 mg/3 में से 7 mg/3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या माइनस में आ रहा है N2, नहीं माइनस में नहीं आ रहा है, 4 mg/3 में से 7 mg/12 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये कितना बता रहे हो 9 mg/12, तो 9 mg/12 का मतलब 3 mg/4, क्यों। देखिए सभी लोग बताइए कहाँ डाउट है, सर इसमें बस वो परपेंडिकुलर वाला लेंगे ना कंपोनेंट। टी का ना, यस सर। हाँ टी का साइन थीटा किया है। देखो हाँ हमारे सर पास ठीक दो है। ऑप्शन होते हैं, समझ लो फिर से। शायद गलत है, वेरी कर रहा है क्योंकि देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम ये काम ये करो कि ये जो टी का लाइन ऑफ एक्शन है यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो ये वाली, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस में तुम टी का मल्टीप्लाई करो, एक ऑप्शन ये है। बट ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, मालूम तो है नहीं, तो इसलिए इस पचड़े में नहीं पड़े हैं। तो क्या किया, तो फोर्स के कंपोनेंट कर लिए, फोर्स का एक कंपोनेंट हुआ टी cos 30, दूसरा कंपोनेंट हुआ टी sin 30। तो टॉर्क किसकी वजह से मिल रहा है, टी sin 30 की वजह से, T तो sin हमने 30। सीधे सीधे टी sin 30 इंटू एल कर दिया। ओके सर। दो तरीके बताएं, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं हम। अच्छा देखो सॉल्व करने पे कभी ऐसा भी हो सकता है कि N1 N2 में से कोई एक नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना होगा कि जैसे मैंने अगर ऊपर लिया है तो वो ऊपर नहीं लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा,
या मैंने राइट में लिया है तो राइट में नहीं लग रहा होगा, लेफ्ट में लग रहा होगा, बट वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है ना, बोलिए, वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, और देखो, तो फिर इसका रिजल्टेंट नहीं लेना होगा n1 n2 का। हाँ मतलब रिजल्टेंट ले लो, अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर आंसर कर दो। मान लेते हैं ये ट्रॉली ए नॉट एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जा रही है, और इसके ऊपर हमने एक रॉड है, इसको हिंज किया हुआ है पॉइंट ओ पे, और ये एक स्ट्रिंग बंधी हुई है। रॉड जो है वो m मास l लेंथ है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है लेट से l/3, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है फाइंड हिंज रिएक्शन, क्वेश्चन फिर से वही है, फाइंड हिंज रिएक्शन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड हिंज रिएक्शन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। इस केस में, अब देखो इस केस में अगर हम ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से समझना, तो ग्राउंड फ्रेम से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। पहली बात, क्यों नहीं है? क्योंकि रॉड एक्सीलरेट हो रही है, बॉडी एक्सीलरेट हो रही है, तो इक्विलिब्रियम थोड़े ना है। हाँ, लेकिन अगर हम चाहते हो कि नहीं हमें इसका इक्विलिब्रियम स्टडी करना है, तो अच्छा रहेगा कि तुम भी यहीं बैठ जाओ इसी ट्रक पे, तो वहां बैठ के रॉड हमें रेस्ट पे नजर आएगी। अब वहां बैठ के रॉड रेस्ट पे है, तो इसका मतलब है दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम है, ठीक। लेकिन अगर हम वहां बैठे हुए हैं तो हमको मालूम है कि हमें इसमें और क्या लेना पड़ेगा, क्यों भाई? तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक अगर सॉल्व करते हैं तो हमें सूडो। एम ए नॉट का सूडो ही लेना पड़ेगा। तो एम ए नॉट का सूडो हो गया इधर, टेंशन हो गया इधर, ठीक है, और नॉर्मल हो गया इधर, लेट से n1, और n2 हो गया इधर। अब हमको नहीं मालूम कि n2 राइट में होगा लेफ्ट में होगा, तो कोई भी एक एज्यूम कर लो, बस n1 n2 परपेंडिकुलर एज्यूम करना बस। अब इसमें इक्वेशन बना लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्सेस की इक्वेशन बनेगी कि T प्लस n2 इक्वल टू एम ए नॉट, इक्वेशन 1। वर्टिकल में इक्वेशन, अच्छा एक फोर्स और रह गया ना, कौन सा? mg तो रह ही गया, mg भी तो है ना नीचे की तरफ, और वर्टिकल में फोर्सेस लगेंगे n1 इक्वल टू mg, देखो ये इक्वेशन 2 हो गया। और टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लिए जाए, क्यों भाई? ओ पॉइंट की सर रिस्पेक्ट वो में लिया जाए, क्योंकि ओ पॉइंट के अबाउट क्या होगा, n1 n2 तो जीरो हो ही जाएंगे, mg का भी जीरो हो जाएगा, ध्यान से देखो तो एम ए नॉट का टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, और टी का टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज, तो बस इन्हीं दोनों की टॉर्क निकाल के इक्वल करने हैं। तो एम ए नॉट का टॉर्क क्या होगा, ये हो जाएगा एम ए नॉट इंटू l/2, और टी का टॉर्क इक्वल करेंगे, इक्वल टू टी का टॉर्क होगा टी इंटू 2l/3, तो यहां से तुम्हें टी मिल जाएगा। देख लो, निकालो क्या क्या आ गया। n1 जो है वो mg आ रहा है, टी का वैल्यू, टी का वैल्यू अच्छा सर, टी एम ए नॉट बाई 4 आ रहा है, पहले निकाल लेने दो फिर डिस्टर्ब करना। और n2 का वैल्यू कितना आया, -m0/2। माइनस का आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है। हम्म, तुमने n2 अगर लेफ्ट में ले लिया होगा तो तुम्हारा माइनस आ रहा होगा, सर m0/4 आ रहा। ठीक है ना। क्लियर है?
सूडो फोर्स के लिए लिख लो तुम चाहो तो ये बात कि सूडो फोर्स इज ऑलवेज एप्लीकेबल एट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो फिर आगे बढ़ेंगे। सपोज ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री और इंक्लाइन जो है वो रफ है, ठीक है, और इधर हमने एक फोर्स F लगाया हुआ है और ये एक सिलेंडर है, M मास R रेडियस, और ये रेस्ट पे है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड ए पार्ट में मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स F required such that cylinder remains at rest, और बी पार्ट में also find minimum coefficient of friction needed, also find minimum coefficient of friction needed। निकालो, देख लो। इस केस में सबसे पहला काम तो यही करना है कि हमको फोर्सेस देखने कौन कौन से हैं। तो फोर्सेस के लिए एक काम ये करो कि इसके सेंटर पे जो mg लगेगा, mg के कर लेते हैं हम लोग कंपोनेंट। तो mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg cos 37 और mg का इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा mg sin 37। ठीक है, और एक नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल इधर की तरफ हो जाएगा, देखो तो ध्यान से, n इधर की तरफ होगा। अब तुम ध्यान से देखो कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि ना तो इसमें रोटेशन का कोई टेंडेंसी आएगा और ना ही इसमें ट्रांसलेशन का कोई टेंडेंसी आएगा। ठीक है, तो रोटेशन का टेंडेंसी अगर तुम इसके सेंटर पे ध्यान से देखो तो ये जो F लगाया हुआ है, ये F उसको सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन उसको रोक सकता है बाई प्रोवाइडिंग इक्वल टॉर्क। तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा? तो फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा, और क्योंकि रेस्ट वाला केस है तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन दिखाएंगे। इतने फोर्सेस हैं इस बॉडी के ऊपर, ध्यान से देखो, चेक करो तो। ठीक है, और ये जो F लग रहा है इसका इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंगल 37 आएगा। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम करते हैं, क्या मिलेगा? यूजिंग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर बनाएंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर बनाए तो इक्वेशन आएगी n प्लस F cos 37 इक्वल टू mg cos 37, इक्वेशन 1। और along the incline, down the incline अगर बनाए इक्वेशन तो बनेगा Fs प्लस F sin 37 इक्वल टू mg sin 37। तो ये हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम along the incline। और थर्ड इक्वेशन बनाएंगे यूजिंग टॉर्क बैलेंसिंग, और टॉर्क बैलेंस करेंगे इसको इसके सेंटर के अबाउट सेंटर। तो सेंटर के अबाउट तुम ध्यान से देखो तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं। सेंटर के अबाउट उस पे एक Fs का टॉर्क मिलेगा। Fs का टॉर्क देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, और F का टॉर्क देखोगे तो क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। तो Fs का टॉर्क होगा Fs इंटू आर, और F का टॉर्क होगा F इंटू आर। तो एक तरह से Fs और F की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो अब तुम ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करके निकाल सकते हो जो भी निकालना है। ए पार्ट तो आ ही जाएगा, और बी पार्ट पे फॉर मिनिमम
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वी कैन रिप्लेस, हम लोग क्या करेंगे, Fs को रिप्लेस करेंगे म्यू इंटू एन से, और n की वैल्यू हमको मालूम है, n की वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हैं, तो वहां से हमें म्यू निकल के आएगा। अब जरा सॉल्व करके बताओ क्या आता है, कम से कम इक्वेशन किसी में डाउट है तो बोलो अभी, किसी फोर्स में डाउट है, फोर्स के डायरेक्शन में डाउट है, इक्वेशन में डाउट है तो बताइए। सेकेंड इक्वेशन में अगर हम Fs इक्वल टू एफ रख दें तो यहां से आएगा F1 प्लस तो 5/8 आ रहा है। इज इक्वल टू mg इंटू 3/5। देख लेता हूँ अभी क्या आ रहा है, तो ये 8/5 हो जाएगा, तो f की वैल्यू बन जाएगी 3mg/8। तो एक आंसर तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हमें n निकालना है तो n की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस एफ इंटू कॉस 37। तो mg माइनस एफ करेंगे तो बचेगा 5mg/8 और cos 37 का मतलब हो गया 4/5। तो n की वैल्यू आ रही है mg/2, ठीक है। तो fs को हम लोग लिखेंगे, fs और f इक्वल ही है, तो यहां से लिख सकते हैं 3mg/8 इक्वल टू म्यू इंटू mg/2। तो यहां से म्यू की वैल्यू 3/4 ही आ जा रही है, ठीक है। फिर ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट अभी भी बताइए। जो भी फोर्सेस लग रहे थे वो सारे फोर्सेस दिखा दिए, इसके बाद सेंटर के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दिया है। फ्रिक्शन पीछे क्यों लिया, बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रिक्शन पीछे इसलिए लिया क्योंकि ये जो F लग रहा है, ये F इस C के अबाउट इसको ऊपर की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये वाला पॉइंट जो है ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो इसलिए फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ दिखाया हुआ है। सब चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो हम लोगों ने कई सारे प्रॉब्लम्स देख लिए हैं बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड टॉर्क, और इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है। सर अच्छा, इसमें अगर टॉर्क बैलेंस नहीं होता तो सर नीचे आ जाता है ना सिलेंडर? हाँ, टॉर्क बैलेंस नहीं होता तो अपनी जगह रोटेट होता। सर नीचे आता कि नहीं सर, रोल होने की वजह से? बेटा अभी तुम नीचे उसको मत लाओ, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, पूरा रोटेशन चैप्टर में यही सब करने वाले हैं। अगर फोर्सेस नहीं बैलेंस होंगे तो एक्सीलरेशन सेंटर का होगा, और अगर टॉर्क बैलेंस नहीं होंगे तो सेंटर के पास एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। बस इतनी सी बात है। फिलहाल बैलेंस है तो इसलिए हम दोनों ही जीरो कर रहे हैं। ठीक है सर। नीचे आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा फोर्सेस के ऊपर क्या है। अपनी जगह रह के भी तो घूम सकता है अगर टॉर्क बैलेंस नहीं है तो। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा टॉपलिंग ऑफ बॉडीज। टॉपलिंग क्या है, देखो समझो ध्यान से। टॉपलिंग समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, मास m है इसका, और इसको हमने एक सरफेस पे रखा हुआ है, एंड सपोज ये सरफेस रफ सरफेस है। तो जरा मुझे बताओगे कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? क्यों भाई, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे बताओगे? तो एक तो इसके ऊपर लगेगा mg, और कौन सा फोर्स लगेगा? रिएक्शन। और एक इस पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। क्या फ्रिक्शन लगेगा इस पे? अभी नहीं लगेगा। अभी नहीं। अभी तो हमने कोई फोर्स और कोई फोर्स नहीं लगाया है, सिर्फ इसको रखा हुआ है सरफेस पे, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जब तक उसकी टेंडेंसी नहीं बनेगी तब तक फ्रिक्शन क्यों लगेगा? अच्छा, अब जो नॉर्मल लगेगा ना, अब इस केस में क्या होगा कि नॉर्मल किसी एक पॉइंट पे लगेगा या बहुत सारे पॉइंट्स पे लगेगा?
एक पॉइंट नॉर्मल इस बॉडी के ऊपर एक पॉइंट पे लगेगा या बहुत सारे पॉइंट्स पे लगेगा? नीचे वाली सारी पूरी सरफेस पे। नीचे वाली लगेगा हर पॉइंट पे, लेकिन देंगे पूरी सरफेस पे लगेगा नॉर्मल। और क्योंकि यूनिफॉर्म बॉडी है, कोई टेंडेंसी नहीं है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हर पॉइंट पे एक जैसा लगेगा। यानी नॉर्मल फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नीचे वाली सरफेस पे वो एकदम एक जैसा बनेगा। तो अगर नॉर्मल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि इन सारे नॉर्मल्स का जो रिजल्टेंट होगा, जिसको हम एक नॉर्मल से दिखाते हैं, वो नॉर्मल इसके सेंटर ऑफ मास से ही पास होना चाहिए। इट मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि अगर ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हुआ तो फिर नॉर्मल और mg मिलके उसको टॉर्क प्रोवाइड कर देंगे। बताओ भाई, मान लो कि अगर mg और नॉर्मल अलग अलग लग गए तो क्या ये दोनों मिलके उसको टॉर्क नहीं दे देंगे? और टॉर्क देंगे तो इसका मतलब है कि बॉडी रोटेट होने लगेगी। तो ऐसे रखे रखे तो रोटेट हो नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस के जो टॉर्क हैं वो बैलेंस होने चाहिए। और mg का टॉर्क सेंटर के अबाउट 0 होगा, तो नॉर्मल का भी टॉर्क सेंटर के अबाउट 0 होना चाहिए इस पर्टिकुलर केस में। कोई डाउट इसमें? बताइए, जितनी बातें मैंने बोली इसमें बोलो। अब हम लोग इसका सेकंड केस बनाते हैं। सेकंड केस में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाले हैं इसके टॉप एज पे। देखो ध्यान से, इसके टॉप एज पे हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, लेकिन ये फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये बॉडी अपनी जगह से हिल पाए। मतलब अभी भी बॉडी हिल नहीं रही है, बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे है। तो क्या कहोगे नॉर्मल के बारे में? अभी भी नॉर्मल पूरे नीचे वाले सरफेस पे एक जैसा लगेगा या अब थोड़ा उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा? और अगर चेंज होगा तो किधर की तरफ ज्यादा होगा नॉर्मल, किधर की तरफ कम होगा? क्या लगता है? सर राइट हैंड साइड की तरफ ज्यादा होगा। नॉर्मल फोर्स किधर की तरफ ज्यादा होगा, क्या लगता है? ठीक से दिमाग लगाओ तो जवाब आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा ना, राइट नॉर्मल फोर्स जो है वो राइट साइड में थोड़ा शिफ्ट होने लगेगा। होगा या नहीं होगा? यानी राइट साइड में नॉर्मल ज्यादा होगा, जिसकी वजह से नॉर्मल का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो कि पहले सेंटर से पास हो रहा था, अब वो सेंटर से थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे कि भाई कितना शिफ्ट होगा, तो हम निकाल भी सकते हैं कितना शिफ्ट होगा, क्योंकि अभी भी बॉडी कैसी है, बॉडी अभी भी रेस्ट पे है। बॉडी रेस्ट पे है तो इसके ऊपर क्या होंगे, सारे टॉर्क बैलेंस होंगे। क्या फ्रिक्शन भी लग रहा होगा इस बार? क्यों भाई, फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी बताएगा कोई? कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा बताओ? फ्रिक्शन F के बराबर लग रहा होगा। अब हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नॉर्मल शिफ्ट क्यों हुआ। ध्यान से सुनना, अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालें तो mg का टॉर्क क्या बोलोगे, बताते जाओ। व्हाट इज टॉर्क ऑफ mg अबाउट सेंटर ऑफ मास? 0। करेक्ट। अच्छा, व्हाट इज टॉर्क ऑफ F अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? clockwise Clockwise. What is torque of Fs about center of mass? Anti-clockwise. क्लॉकवाइज। ये भी clockwise। क्लॉकवाइज होगा। देखो ध्यान से, what is torque of Fs about center of mass? What is torque of Fs about center of mass? ये भी clockwise है, चेक करो ध्यान से। यस सर यस। यानी कि F और Fs दोनों ही इस बॉडी को अबाउट सेंटर ऑफ मास क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई तो हो जो इसको रोके। तो कौन रोक रहा है इसको? इसको रोकने वाला है नॉर्मल, और नॉर्मल सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसा टॉर्क दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है। यानी कि F और Fs दोनों के टॉर्क को अकेला नॉर्मल बैलेंस कर रहा है। क्यों भाई? सर मुझे एफएस का डायरेक्शन नहीं समझ। Fs का डायरेक्शन मतलब Fs राइट लेफ्ट में क्यों लिया? हाँ सर, मतलब वो कैसे ऐसे क्यों लग रहा है FS?
तो कैसे लगना चाहिए बताओ जरा, फोर्स लगाया है इस बॉडी के ऊपर, अभी लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ते हुए आए हो, तो फ्रिक्शन कहाँ लगाते थे? सर लेकिन वो बॉडी स्लिप तो होगी नहीं सर। अरे स्लिप नहीं होगी तो फ्रिक्शन है ना, इसी वजह से तो स्लिप नहीं होगी कि उसके पास कोई देवी शक्तियां हैं जिसकी वजह से स्लिप नहीं हो रही है, फ्रिक्शन ही तो है ना, तो फ्रिक्शन Yes, कहाँ sir. लगेगा? अरे अजीब बात करने लगे, फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन पीछे ही तो लगेगा, तभी तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। बॉडी रेस्ट पे भी है और बॉडी रोटेट भी नहीं हो रही है, मतलब ना तो आगे बढ़ रही है और ना ही रोटेट हो रही है, कंप्लीट रेस्ट है। तो जरा बताओगे कि फोर्सेस बैलेंस करके क्या इक्वेशन बनेगी, टॉर्क बैलेंस करके। इनफैक्ट फोर्सेस तो बैलेंस कर ही लिए, फोर्सेस तो हमने बैलेंस कर ही लिए, एफ एस एफ के बराबर होगा और नॉर्मल एम जी के बराबर होगा। अगर हम टॉर्क बैलेंस करें इसमें, बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ध्यान से देखो, एफ का टॉर्क होगा एफ इंटू बी बाई टू, एफ एस का टॉर्क होगा एफ एस इंटू बी बाई टू, और एन का टॉर्क होगा एन इंटू एक्स, होगा या नहीं होगा? तो अगर तुम इनकी वैल्यू रख दो तो यहां से ये आएगा एफ इंटू बी इक्वल टू एम जी इंटू एक्स। तो हम अगर चाहें तो एक्स भी निकाल सकते हैं कि वो एक्स कहाँ पे होगा, मतलब नॉर्मल की, नॉर्मल का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कितना शिफ्ट होगा, शिफ्ट इन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल। बताओ जितनी बातें लिखी हैं। अब तुम ये बताओ कि अगर हम फोर्स एफ बढ़ाते जाएं, और हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि सरफेस सफिशिएंटली रफ है, मतलब सरफेस इतनी रफ है कि ब्लॉक स्लिप तो नहीं होगा किसी भी सूरत में। तो अगर ये ब्लॉक स्लिप नहीं होगा, फ्रिक्शन बहुत प्रेजेंट है, फ्रिक्शन सफिशिएंट प्रेजेंट है, तो एफ अगर बढ़ाएंगे तो क्या एफ एस भी बढ़ेगा? बोलिए। यस सर। एफ बढ़ाएंगे तो एफ एस भी बढ़ेगा, तो अगर एफ और एफ एस दोनों बढ़ेंगे तो क्या इन दोनों का टॉर्क भी बढ़ेगा? तो उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल को भी अपना टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल अपनी वैल्यू तो बढ़ा नहीं सकता क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू तो mg के बराबर ही है। तो नॉर्मल क्या बढ़ाएगा? एक्स डिस्टेंस। नॉर्मल, यानी वो जो नॉर्मल है वो धीरे धीरे जो है एकदम राइट साइड की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। तो हमें एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंचना है कि जब ये बॉडी पलटने वाली हो, और इसी को हम लोग बोलते हैं टॉपलिंग। मतलब हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, नॉर्मल भी बढ़ता जा रहा है, तो नॉर्मल का जो एक्स है वो कितना बढ़ सकता है, क्या लगता है? क्यों भाई? a by 2 a/2 तक बढ़ सकता है। तो जब नॉर्मल a/2 पे पहुंच जाएगा ना, तो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं कि अब ये बॉडी जस्ट टॉपल होने वाली है। ठीक है ना? तो नीचे लिख देते हैं, व्हेन f इंक्रीजेस ग्रेजुअली, ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट्स टूवर्ड्स राइट and at the moment of just toppling, normal is at rightmost corner of body। ठीक है, तो जरा हम उसको राइट मोस्ट कॉर्नर पे भेज देते हैं, क्या होगा? तो अब जरा मुझे बताओगे एफबीटी बना के कि जब ये नॉर्मल राइट मोस्ट कॉर्नर पे पहुंच जाएगा तो फोर्सेस कौन कौन से होंगे और कैसे लग रहे होंगे? तो mg इधर लग रहा होगा, ठीक है, f इधर लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा ये बताओ? नॉर्मल जो है वो यहाँ लग रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? नॉर्मल पी पॉइंट पे आ गया है। अब बाकी जगह से बॉडी ने कांटेक्ट छोड़ दिया होगा, दिखे भले ही नहीं बॉडी उठती हुई, लेकिन बस अब उठने ही वाली है, बात समझ में आई? बॉडी जस्ट लिफ्ट होने वाली है, तो फ्रिक्शन भी इसी पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो वहीं लगेगा ना जहां कांटेक्ट होगा।
और ऐसे बोल सकते हैं कि बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विथ सरफेस ओनली एट पॉइंट P। मतलब अब बॉडी का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सिर्फ P बचा है, बाकी सभी जगह से कांटेक्ट छूट चुका है। तो अब हम इस स्टेट में जब हम फोर्स F निकालते हैं तो ये वो मिनिमम फोर्स होता है जो बॉडी को टॉपल कराने के लिए जरूरी है। दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द बॉडी। तो इस फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सीधा सीधा एक तरीका ये भी है कि हम बैलेंसिंग टॉर्क कर दें P पॉइंट के अबाउट, क्योंकि P पॉइंट के अबाउट करने से क्या होगा कि हमको नॉर्मल और FS की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। mg का टॉर्क बनेगा mg का टॉर्क कितना होगा mg इंटू A/2 और F का टॉर्क होगा F मिनिमम इंटू B। तो यहां से F की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी mg A एंड अपॉन 2B, mg A अपॉन 2B। और इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज मिनिमम फोर्स needed to topple the object, to topple the body. Friction is sufficiently present. बताओ, इतनी सारी कहानी हुई है, कुछ समझ में आया? सर ये जो फॉर्मूला है सर जनरल फॉर्मूला है? मतलब इस पर्टिकुलर केस का फॉर्मूला है। देखो जनरल कुछ नहीं है, सब कुछ चेंज होगा तो सिचुएशन, बॉडी के डायमेंशन चेंज होंगे, बॉडी इंक्लाइन पे रख देंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पे ठीक है ध्यान सर, देना है। ये ठीक है सीरीज सर, ठीक है। तुमको अपने आप सोचनी पड़ेंगी उस टाइम पे कि जब हम फोर्स लगाना शुरू कर रहे हैं तो बॉडी कौन से पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगी। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे वो पॉइंट P है, P पॉइंट के अबाउट बॉडी पलटने वाली है। सर हाँ सर जब तक नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से A/2 तक नहीं पहुंच जाता तब तक हमें F इंक्रीज करना होगा, हाँ और फिर जैसे ही वहां पहुंच जाएगा P पॉइंट पे कांटेक्ट जस्ट ब्रेक होने वाला होगा तो उसके बाद तो फोर्स कांस्टेंट चाहिए, फिर तो बढ़ाना नहीं पड़ेगा, उसके बाद अपने आप टॉपर। बढ़ाना पड़ेगा, फिर नहीं बढ़ाना पड़ेगा, फिर बात की बात नहीं है, बात की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बाद में क्या होगा ना, फिर फोर्स जब ये बॉडी घूमने लगेगी ना तो फोर्स का टॉर्क अपने आप बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, डिस्टेंस B से ज्यादा हो जाएगा। तो फिर बात की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ बात कर रहे हैं कि उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि बस टॉपल कराने के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए। तो उसका मतलब यही होता है कि जस्ट टॉपलिंग वाली स्टेट में पहुंच के फोर्स टॉर्क बैलेंस कर दो। यस सर। क्लियर है क्या सभी को? बोलो। और इसी में निकाल सकते हैं मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड फॉर टॉपलिंग। मतलब अब हम ये चाहते हैं कि इस मूवमेंट तक स्लिपिंग नहीं हो, यानी जो फ्रिक्शन है वो भी इतना प्रेजेंट हो कि यहां तक मैनेज कर ले। तो फ्रिक्शन जो है वो F के ही तो बराबर है, और F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है mg A अपॉन 2B। तो फ्रिक्शन को हम लोग लिखेंगे म्यू इंटू एन, और n की वैल्यू है mg। तो यहां से तुम्हें म्यू का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा इस पर्टिकुलर केस में A अपॉन 2B। मतलब ये इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन हो गए। ये कोई रिजल्ट नहीं है जो तुम याद रखो, ठीक है ना। वो टॉपलिंग समझाने के लिए मैंने एक बॉडी, कोई तो बॉडी लेनी है तो इसलिए रेक्टेंगुलर बॉडी ले ली है। मतलब हम ये चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट तक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे ना पहुंचे। या मिनिमम के केस में बोलेंगे कि इसी मूवमेंट पे मैक्सिमम हो। अगर इस मूवमेंट तक स्लिपिंग नहीं हुई तो फिर टॉपलिंग हो जाएगी पहले। अच्छा सर, जो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो तो सिर्फ मतलब टॉपलिंग करने के लिए हेल्प कर रहा है F की, और स्लिपिंग को रोक रहा है। हाँ मतलब कि वो आगे तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम जो नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है वो इसलिए शिफ्ट हो रहा है ताकि टॉपलिंग भी ना हो। हाँ ठीक है, तो इसमें अभी इतना ही रखते हैं अभी आज।
इसमें एग्जांपल फिर करने बचे हैं अभी टॉपलिंग में ही। बाकी कॉन्सेप्ट यही है टॉर्क बैलेंस का। तो एक बार आप प्रॉब्लम सारे रिवाइज जरूर कर लेना नेक्स्ट लेक्चर से पहले, ठीक है।